Good morning, class 12 student. I hope you are good in this lockdown. Class 12, as you know, then in economy we have two books. First is macroeconomics and second is Indian economic development. Indian economic development first chapter है Indian economy on the eve of independence. अब फर्स्ट है eve, EVE. What is the meaning of eve? eve का मतलब होता है शाम या संध्या, लेकिन यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स होता है आज़ादी के समय हमारी अर्थव्यवस्था, यानी भारत की अर्थव्यवस्था आज़ादी के समय कैसी थी। अब आज़ादी के समय हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी ये तो सब हम ही जानते हैं कि आज़ादी के समय हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अब क्यों ख़राब थी? क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया था, हमारे ऊपर राज किया था, लगभग 200 साल राज किया था, तो हम उन्हीं के अंडर पे थे, तो उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था पूरी ख़राब कर दी थी। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं पहले आपको मीनिंग समझा देती हूँ। पहला है कॉलोनियल। पहला शब्द क्या है? ये कॉलोनियल। कौन सा शब्द है ये? कॉलोनियल। अब ये कॉलोनियल शब्द का मतलब क्या होता है, और ये कॉलोनियल शब्द से कॉलोनियल रूल है, इसका मीन्स क्या होता है? कॉलोनियल मील का रूल्स का मतलब होता है इट रिफर्स टू अ सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज अंडर विच वन कंट्री बीइंग द रूलर। रूलर मतलब राज करने वाला। ये सिस्टम जो होता है दो कंट्रियों के बीच में होता है, इसमें एक कंट्री रूलर होती है एंड दूसरी कंट्री जो होती है उसके अंडर में होती है, एंड अनदर बीइंग द कॉलोनी एंड द रूलिंग कंट्री डिटरमाइन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनी। यानी अब जो कंट्री रूलर है तो वो अपनी पॉलिसीज़ तो चलाएगी, अपनी पॉलिसीज़ चलाएगी तो दूसरे रूलर कंट्री को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। और रूलर कंट्री ने कोई बात बनाई है तो उसके अंडर में जो कंट्री है उसको उसकी बात सारी कुछ समझनी पड़ती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इस बुक में जो आएगा, इस लेसन में जो आएगा, इस चैप्टर में जो आएगा, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। द मीनिंग ऑफ स्टैग्नेंट, रुका, थमा हुआ। इट रिफर्स द इकोनॉमी विच इज स्ट्रक और वेरी स्लो एट इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि ये एक रुकी हुई इकनॉमी थी। उस समय हमारी इंडियन इकनॉमी ऐसी ही इकनॉमी थी, रुकी हुई इकनॉमी थी, हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी रुकी हुई थी, स्लो थी, जो आगे प्रोग्रेस की नहीं हो रही थी। सो नाउ कमिंग इन द चैप्टर, फर्स्ट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। यानी ब्रिटिश राज के समय हमारी अर्थव्यवस्था में क्या क्या शोषण हुआ। As you know, Indian economy under the British rule was subjected to colonial exploitation. It imposed a targeted exploitation of all the sector. इंडियन इकोनॉमी जो है ऑल सेक्टर में हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, शोषण हुआ। फर्स्ट है आपका कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र में हमारा बहुत शोषण हुआ। हम सभी को पता है इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग की जो उस समय अर्थव्यवस्था में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था वो क्या था? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वाज एक्सप्लॉयटेड थ्रू जमींदार सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। जमींदारी सिस्टम था। अब जमींदारी सिस्टम क्या है? जमींदारी सिस्टम में क्या था, उन्होंने क्या कर दिया था उस समय ब्रिटिश ने कि एक जो थे हमारे, जो उन्होंने ओनर बना दिया था लैंड का, जो जमींदार को क्या बना दिया था? एक ओनर बना दिया था कि आप उसके ओनर हो। जमींदार वॉज डिक्लेयर्ड एज ओनर ऑफ द सोल, मतलब लैंड का, ज़मीन का जो ओनर बना दिया। अब दे वर टू पे अ फिक्स सम टू अ गवर्नमेंट को एक जो फिक्स सम था वो दे देते थे, और जो किसान उस पर उनकी ज़मीन पे काम करते थे ना, उनसे वो मनचाही राशि वसूल करते थे, और उनको जो वर्क जो देते थे, मतलब जो पैसा देते थे उनकी जीविका चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, बहुत ही कम थी। द थ्रिल ऑफ द सोल ऑफ एक्चुअल कल्टिवेटर गॉट बेयर मिनिमम द फॉर सर्वाइवल। बहुत ही कम उनको आय मिला करती थी। दे वर लेफ्ट विद नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। उनके पास एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं था। अब दूसरी तरफ क्या करते थे जमींदार? क्या करते थे जमींदार? इंजॉय करते थे, उससे जो उनसे रेवेन्यू इनकम मिलती थी उससे वो लग्जरीज लाइफ जीते थे, आरामदायक ज़िंदगी जीते थे। और लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वॉज मेड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे कि हाँ भी एग्रीकल्चर का विकास हो ताकि और आगे बढ़े एग्रीकल्चर, नहीं। नेक्स्ट था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे बर्बाद किया उन्होंने? इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें पता था उस टाइम पे हमारा जो मेन वर्क था हैंडीक्राफ्ट।
हाथ से बनी हुई चीज़ें, वो पूरी दुनिया में फेमस था। वैरायटी एंड क्वालिटी बोथ थी उसमें, बहुत अच्छी वैरायटी थी और बहुत अच्छी क्वालिटी थी। बट दीज वर, लेकिन क्या थे ये जो उस समय क्या किया, बट दीज वर डिस्ट्रॉय बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 2 ways। अब गवर्नमेंट ने इसके 2 तरीके से डिस्ट्रॉय किया, ध्यान से देखिए। फॉरेन डिमांड फॉर द ब्रिटिश हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ हैविंग ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। उन्होंने क्या किया कि जो हम यहाँ से जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनाते थे बाहर, देश से बाहर बेचने के लिए, फ़ॉरेन में भेजने के लिए, तो वो क्या करते थे, इस पर हैवी टैक्स लगा देते थे। अब हैवी टैक्स लगाने का मतलब क्या था, अगर मान लीजिए 50% मान सकते हैं कि अगर 100 रुपीज़ की कोई चीज़ थी तो 50% हमें टैक्स देना था। तो भाई ठीक है, उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम नहीं देते, हम बाहर नहीं बेचते, हम डोमेस्टिक ही इसको बेच देंगे। पर उन्होंने एक और चाल खेली, क्या, डोमेस्टिक डिमांड for the Indian handicraft were destroyed by the way of duty free import to the British goods in the Indian market। अब उन्होंने क्या किया, इंडियन मार्केट ने, ब्रिटिश ने अपना बनाया हुआ सामान यहाँ पर ड्यूटी फ्री, मतलब यहाँ पर जो लेकर आते थे फ्री, टैक्स फ्री कर दिया और इंडियन मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से क्या था, हमारा जो सामान था उसकी वैल्यू घटती गई और हमारा सामान जो है वो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें जो है डिस्ट्रॉय हो गई। यानी हमारा उस समय एग्रीकल्चर का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो पूरा खात्मे पे आ गया। नेक्स्ट है आपका थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड वाज एक्सप्लॉयटेड थ्रू अ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रैफिक टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स पॉलिसी इट इम्पाइल्स। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट, यहाँ पर भी है बताया। अब उन्होंने क्या किया, देखो, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड टू ब्रिटेन। अब उन्होंने क्या है, ब्रिटेन पे आप, उन्होंने यह बोला कि अगर आपको अपना रॉ मटेरियल बेचना है ना तो ब्रिटेन में बेचिए टैक्स फ्री, यहाँ से आप लेके जाओगे टैक्स फ्री, तो आप टैक्स फ्री लेके जाओगे, ठीक है। तो वो यहाँ से टैक्स फ्री सामान रॉ मटेरियल वहाँ पर भेजा, तो लोगों ने रॉ मटेरियल उनको देना शुरू कर दिया। अब क्या किया उन्होंने, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। अब उन्होंने क्या किया, वहाँ से जो सामान आता था वो भी ड्यूटी फ्री कर दिया ताकि इंडियन मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ जाए। इट वॉज अ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रैफिक पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी क्या थी, एक तरीके से भेदभाव वाली पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटिव यानी भेदभाव वाली पॉलिसी थी। क्यों, उन्होंने हमारी इकनॉमी को ख़राब करना था, ठीक है, तभी हमारी इकनॉमी से स्टैग्नेंट इकनॉमी होगी उस टाइम पे, रुकी हुई इकनॉमी, बिल्कुल बेकार इकनॉमी कह सकते हैं आप। इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, ओइंग ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन द इंडियन इकनॉमी बिकेम बोथ स्टैग्नेंट एज वेल एज बैकवर्ड। और मैंने आपको यही बताया, उस समय हमारी इकनॉमी क्या होगी, रुकी हुई, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड, पिछड़ी हुई इकनॉमी होगी, मतलब हमारी कंडीशन और भी ख़राब हो गई। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, these points very carefully, so please revise. Thank you. We studied about the colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. Today I am going to tell you the features of Indian economy on the eve of independence. eve का मतलब मैंने बताया था, the eve of independence का मतलब होता है क्या, आज़ादी के समय की इंडियन इकोनॉमी, राइट। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज stagnant economy. Stagnant economy is the one which shows little or no growth in income. मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है कि रुकी हुई, stagnant मतलब होता है रुकी हुई, मतलब ये वैसी इकनॉमी है जो ना के बराबर है, उसमें हमारी गतिहीन, बिल्कुल नहीं चल रही थी, ना के बराबर इकोनॉमी थी। जब आज़ादी के समय की बात करते हैं तो आज़ादी के समय हमारी इकोनॉमी बिल्कुल रुकी हुई थी, मतलब कोई भी प्रोग्रेस नहीं थी, बिल्कुल अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब थी। इसमें ना तो कोई इनकम में बढ़ोतरी हो रही थी और ना ही कोई भी, मतलब इनकम तो बिल्कुल बहुत ही कम थी और जो हमारी जो इनकम की ग्रोथ थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी, हो ही नहीं रही थी। अब आप इसका अंदाज़ा लगाइए, 1860 से लेकर 1925 में हमारी जो पर कैपिटल इनकम थी वो कितनी थी, 0.5% पर एनम। पर कैपिटल इनकम का मतलब समझते हैं आप, पर कैपिटल इनकम का मतलब होता है कि पूरी ईयरली एनुअल इनकम को, अगर हमारी एनुअल इनकम जो इकोनॉमी की एनुअल पूरे जैसे मान लो भारत की बात करें तो भारत की इकोनॉमी की पूरी एनुअल इनकम में अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो वो हमारी पर कैपिटल इनकम निकल आती है। तो पर कैपिटल इनकम कितनी थी, 0.5% थी पर एनम।
बिटवीन 1925 और 1950 के बीच में कितनी होगी 0.5% पर एनम। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि कितनी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, कितनी बेकार इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार थी हमारी। तो यहाँ पर जो ऐसे में क्या था, पॉवर्टी, अर्थव्यवस्था नहीं थी, इकोनॉमी नहीं थी, सब कुछ वर्क नहीं था, लोग पुअर थे, गरीब थे, पॉवर्टी, गरीबी आ जाएगी तो जो उनकी कंडीशन कितनी होगी, बिल्कुल दयनीय, मिजरेबल, बिल्कुल दयनीय थी कंडीशन। अगर देखा जाए तो उनकी कंडीशन बिल्कुल भी बेकार हो रही थी। नेक्स्ट मतलब उनको अगर देखा जाए तो उस समय लोग क्या थे, भूखमरी से कह सकते हैं, भूखमरी, ठीक है, भूखमरी हो गई, महामारी, ऐसी घटनाएं हो रही थी क्योंकि उनके पास खाने पीने का कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब होता है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, यानी इंडियन इकोनॉमी वॉज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के समय जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्या थी, पिछड़ी हुई थी। बैकवर्ड इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द विच पर कैपिटल इनकम इज़ वेरी लो। हमारी कैपिटल इनकम थी लो। अब हमारी नेचुरल सी बात है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी तो हमारी जो पर कैपिटल इनकम थी वो बहुत ही कम थी। अब देखिए यहाँ पर लिखा 1947 से 1948 के बीच में पर कैपिटल इनकम कितनी थी, 230 रुपीज़। ये मंथली नहीं है, ये ईयरली है। उस टाइम पे ईयरली 230 रुपीज़ इनकम थी। सोचिए कितनी कम इनकम थी उस टाइम पे, ईयरली 230 रुपीज़ इनकम थी। द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर। उस टाइम पे सारी पॉपुलेशन जो थी वो गरीबी थी। अब अंडरस्टूड है कि उस समय ईयरली 230 इनकम थी, तो सोचिए कितनी लोग, पॉपुलेशन कितने जो थी हमारी, जो जनसंख्या हमारी कितनी गरीब थी। ना उनको सफिशिएंट फूड मिल पा रहा था, ना उनको क्लॉथिंग, न शेल्टर, बेसिक जो चीज़ होती है फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, कुछ भी नहीं था उनके पास। और अनएम्प्लॉयमेंट वॉज रैम्पेड। हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट था, मतलब जो बेरोजगारी थी, वो बेरोजगारी तो हमारी बिल्कुल बहुत ज़्यादा व्याप्त थी, बेरोजगारी ही चल रही थी उस समय, लोगों के पास कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस का मतलब होता है औद्योगिक पिछड़ापन। ये आप खुद ही समझ लीजिए। अब हम लोग उस टाइम पे, जिस टाइम की बात कर रहे थे, आज़ादी के समय की बात कर रहे थे, उस टाइम पे हमारा कृषि किस पर डिपेंडेंट था, सिर्फ और सिर्फ बारिश पर। अगर बारिश, रेन होती तो हमारी जो है वो उनको खेतों को पानी मिलता, तो पूरा वर्षा पर निर्भर था। बारिश नहीं तो खेती नहीं, तो उसके चक्कर में हमारी एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी। अब आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं होता ना, बारिश नहीं होती तो क्या होता है, आप लोगों के घरों में पानी तो खेतों में आ ही जाता है ना, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। नियरली 72% ऑफ अ कंट्री वर्किंग पॉपुलेशन वॉज इंगेज इन एग्रीकल्चर। 72% पॉपुलेशन उस समय एग्रीकल्चर में इंगेज थी, बट द कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP ओनली 50%। अगर 72% इंगेज थी, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितने का था, खाली 50% का। आप इसी से कंडीशन लगा सकते हो कि हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन कितनी ख़राब थी उस टाइम पे। प्रोडक्टिविटी वाज एक्सट्रीमली लो। प्रोडक्टिविटी जो उसमें उत्पादन था बहुत ही लो था। पर हेक्टेयर ज़्यादा होता है, पर हेक्टेयर उसमें वीट और आउट जो हेक्टेयर वीट का था वो 660 kg था, खाली 660 किलोग्राम था, और राइस सिर्फ 665 किलोग्राम, 665 किलोग्राम ही थी। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज बियरली इनफ for substance in the 1947 to 48 it was recorded to be just 527 lakh tons। मतलब अगर देखा जाए कि अगर एक तरीके से देखा जाए अपने लोगों को फूड देने के लिए, मतलब अपने देश के लोगों को खाना देने के लिए, मतलब फूड सप्लाई करने के लिए हो नहीं रहा था। मतलब रिकॉर्डेड करा गया था कि उस टाइम पे खाली कितने था, 527 लाख टन दर्ज किया गया था, खाली इतना ही था। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। यहाँ पर क्या था, हमने आपको पहले ही बताया था कि ब्रिटेन, जो हमारे ब्रिटिश थे, उन्होंने हमारा हैंडीक्राफ्ट तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, ख़त्म ही कर दिया था। अब देयर वॉज द रिचुअल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। हमारे देश में उस समय जो भारी उद्योग थे और जो मेन जो उद्योग थे उसकी कमी थी। प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वॉज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, यानी मशीनों का प्रोडक्शन तो बिल्कुल था ही नहीं। स्मॉल स्केल एंड कॉटन इंडस्ट्री वर ऑलमोस्ट रुइन। स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री थी वो भी ख़त्म कर दी गई थी। For the bulk of its capital goods requirement and the Indian industry was dependent upon the import of Britain। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस था, हमारी इंडस्ट्री कुछ थी नहीं हमारे पास, हमारे सारे उद्योग को उन्होंने ख़त्म ही कर दिया था। तो हम अपनी बड़ी बड़ी चीज़ों की जो वस्तुएं चाहिए थी हमें, उनके लिए हम क्या ब्रिटेन पर निर्भर थे कि ब्रिटेन से इम्पोर्ट होता था तभी हम उस चीज़ को ले पाते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका रैम्पट पावर्टी। रैम्पट पावर्टी मतलब पावर्टी अत्यधिक, मतलब अनियंत्रित। रैम्पर मतलब अनियंत्रित, इनको करा भी नहीं, संभाला भी नहीं। पावर्टी मतलब गरीबी, मतलब अनियंत्रित निर्धनता, गरीबी। बल्कि अब मैंने आपको बताया कि हमारा जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर में हम पीछे थे, इंडस्ट्री में हम पीछे थे, तो हमारे पास कुछ काम ही नहीं था। 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, लेकिन वो भी नहीं था। तो
पॉवर्टी तो आनी थी। लिखा है बल्क ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर, गरीब थे। पीपल वर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील अ डे, मतलब वो मतलब 2 वक्त का खाना भी नहीं, कुछ लोग ऐसे थे कि 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था उनको, शेल्टर नहीं था, उनको रहने के लिए जगह नहीं थी, कपड़े नहीं थे। लार्जली ओनली विद रिस्पेक्ट एम्प्लॉयमेंट, सारे लोग जो थे वो लगभग आधे काफ़ी लोग जो थे वो बेरोजगार थे, और बेरोजगार थे और पढ़े लिखे नहीं थे। तो यानी हैंडीक्राफ्ट का जो काम था वो डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था हमारे हैंडीक्राफ्ट का काम, तो हमारे देश में गरीबी और बढ़ गई थी।